हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित कूट भाषा में EMTWX को XWTME के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस कोड में PYACI कैसे कूटबद्ध किया जाता है। तो ये है अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। तो सबसे पहले आपको A से लेके Z तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर मालूम होना चाहिए और साथ साथ में सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको EMTWX का वैल्यू दिया हुआ, कोड दिया हुआ है XWMTME दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि सिर्फ वही लेटर लिखा हुआ, सेम लेटर लिखा हुआ, बस लेटर को इधर से उधर एक्सचेंज कर दिया, मतलब कि इसका सिर्फ पोजीशन चेंज किया है, जस्ट उलट कर लिख दिया गया है। तो मैं उसी प्रकार से PYSCI को अगर हम उलट के लिख दिया जाए I से, तो I से शुरू करेंगे, ICSYP, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आकृति के बाईं ओर दर्पण रखा गया है, तो दी गई आकृति की उचित दर्पण छवि बताना है। यानी ये दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब में दो कंडीशन होता है। यदि दर्पण वर्टिकल हो यानी खड़ा इस प्रकार से हो तो इसमें लेफ्ट और राइट चेंजिंग होता है। यदि दर्पण क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल में हो तो इसमें ऊपर और नीचे यानी टॉप और बॉटम चेंजिंग होता है। तो हमें दर्पण की पोजीशन को ध्यान से देखना कि दर्पण कौन से पोजीशन में। तो यहाँ पर दर्पण वर्टिकल यानी खड़ी लाइन में, इसका मतलब ये लेफ्ट और राइट यहाँ पर चेंजिंग होगा। अब एरो का ध्यान देना, एरो हमारा दाएं तरफ से बाएं की ओर जाएगा, तो ये ऑप्शन बी और सी नहीं हो, क्योंकि ये नीचे की ओर होगा नहीं। तो ये चाहे तो आपका ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। तो आपको एरो को सही ढंग से देखना है और आपको देखना है कि एरो का मुख इधर था, ऊपर की ओर दाएं साइड है, इसका मतलब है कि अब वो बाएं साइड आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ए जो है वो सही जवाब इसका हो जाएगा, क्योंकि एरो जो है वो ऊपर दाएं से है तो ये बाएं की ओर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो जब भी आपको कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन दिया रहे तो आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि वेन डायग्राम से तभी से सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है सभी। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सभी। सभी में क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये सभी वाला हमारा फिगर इस प्रकार से बनता है। तो ये हमारा पहला हो गया। अब मैं दूसरा बताने वाला हूँ। दूसरा क्या होता है कॉन्सेप्ट में? कुछ कुछ। ठीक है, कुछ कुछ में क्या होता है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को चैन की तरह इस प्रकार से काट देगा। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं में क्या होता है कि इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच में नहीं रहेगा, सभी सर्किल एक दूसरे से दूर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ तीनों कॉन्सेप्ट अब समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। कथन क्या है? पहला, सभी फूल फल है, यानी सभी वाला हमारा फिगर इस प्रकार से बनता है। तो सभी फूल फल है। अब आपका डाउट होगा कौन इसमें छोटा है कौन सा बड़ा है। तो जब भी आपको ये सभी वर्ड जिसके साथ लगा होगा, सभी वर्ड जिसके साथ लगा होगा वो छोटा हो जाएगा।
तो सभी वर्ड लगा हुआ है फूल के साथ, तो ये फूल हो गया। और जिसके साथ सभी वर्ड नहीं लगा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, तो फल हमारा बड़ा हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं दूसरा कथन। सभी फल पौधे, तो इस बार फल जो है हमारा छोटा हो जाएगा और पौधा हमारा बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा कथन हो गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है? सभी पौधे फूल हैं, सभी पौधे फूल हैं। तो सब ये पौधा है हमारा, तो सभी पौधे फूल, इसका मतलब है कि पौधा छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये सभी वाला कंडीशन जो होता है ना, ये गलत हो जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो सभी वाला सभी कंडीशन सही होता है। तो पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा पढ़ते हैं। कुछ फल फूल है, कुछ फल फूल है, तो कुछ फल फूल है, तो ये फल है जो कि फूल हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो केवल यहाँ पर दो निष्कर्ष सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करें। तो यहाँ पर ये 72 है। अगर सभी को जोड़ दिया जाए, जैसे 7 + 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 8 + 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 5 + 4 तो ये कितना हो जा रहा है? 9 हो जा रहा है। इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9, यानी इसको अगर हम जोड़ रहे हैं 1 + 3 + 5, इसको भी जोड़ने पे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। यानी इसमें भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, ये वाला हमारा अलग हो जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो इसमें आपको डिफरेंस बताना है कि चारों में से कौन डिफरेंस है। जैसे ये GAT लिखा हुआ है, तो ये G का अपोजिट वर्ड होता है T। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं, सभी का अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट का नंबर, जैसे G का वैल्यू 7 होता है, A का वैल्यू 1 होता है और T का वैल्यू 20 होता है। अगर हम सबको जोड़ दिया जाए तो 20 1 21 और 7 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जोड़ दें, D का वैल्यू 4 होता है, A का वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू 20 होता है। यानी जोड़ेंगे तो ये कितना हो जा रहा है? 25 हो जा रहा है। इसका जोड़ेंगे, E का वैल्यू 5 होता है, A का वैल्यू 1 होता है, V का वैल्यू 22 होता है। जोड़ने पे हमारा हो जा रहा है 28। उसी प्रकार से W का 23 होता है, A का 1 होता है और D का 4 होता है। 23 1 24 4 28, यानी ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है, लेकिन ये वाला 28 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ये सभी से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रेखा AB के संबंध में उपरोक्त चित्र की दर्पण की छवि कौन सी होगी? मैंने अभी आपको बताया है, दर्पण में 2 कंडीशन है। अगर दर्पण इस प्रकार से खड़ा हो तो लेफ्ट राइट, यदि दर्पण हॉरिजॉन्टल हो तो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा दर्पण हॉरिजॉन्टल खड़ा है, सॉरी ये वर्टिकल खड़ा है। तो वर्टिकल में क्या होता है? लेफ्ट और राइट होता है। अब इसका हमको बताना है, तो ये जो हमारा एरो दिया हुआ है ना, एरो हमारा इस फिगर के लेफ्ट साइड में, इसका मतलब ये पलट के राइट साइड में चला जाएगा। तो ये सेम का तो सेम होगा नहीं, ये भी सेम का सेम तो होगा नहीं। अब ये हमारा जो पेंसिल के रूप में बना हुआ, इस प्रकार से बना हुआ पेंसिल, यानी आगे हमारा तीर की ओर है, ये पलट जाएगा तीर। ठीक है, तीर क्या होगा? पलट जाएगा। ये भी पलटा हुआ है, लेकिन इसमें एक ज़्यादा फिलअप किया हुआ, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, जैसे ये A E है, इसका संबंध I M से दिया हुआ। ठीक है, तो A का वैल्यू होता है 1, E का वैल्यू होता है 5, I का वैल्यू होता है 9 और M का वैल्यू होता है 13।
तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा हमें कि ये 1 से 9 कैसे हुआ। इसका मतलब कि इसमें 8 ऐड हुआ होगा। ये 5 से 13 कैसे होगा, जब इसमें 8 को जोड़ेंगे तभी 13 होगा। इसका मतलब हमें ये कोड मिल गया है कि सभी में 8 जुट रहा है। अब जैसे ये H है, HL, ठीक है, तो H का कोड होता है 8, L का कोड होता है 12। अब इसमें 8 जोड़ेंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 8 8 16 हो जाएगा, 12 8 20 होगा। तो 16 का कोड होता है P, अब 20 का कोड होता है T, यानी PT। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो ये है लुप्त संख्या वाले यानी मिसिंग नंबर वाले ये रीजनिंग है। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो आप एक बार हॉरिजॉन्टल चेक कर लें और एक बार आप वर्टिकल चेक करें, यानी जिधर संख्या ज़्यादा की ओर हो उधर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो संख्या नीचे की ओर ज़्यादा, इसका मतलब हम ऊपर से नीचे की ओर चेक करेंगे। तो ये जोड़ेंगे, 4 2 6, 2 1 3, जोड़ने पे 36 आ गया, 6 2 8 हो गया, 3 1 4, यानी सिर्फ जोड़ना है। तो 18 में कितना जोड़ें कि हमें 54 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 54 में से ही 18 घटा लेते हैं। तो 14 में से 8 गया 6, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 36 जोड़ेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नाकृति में कितने त्रिकोण। आपको HW हम दे रहे हैं, अब आपको कमेंट करके बताना कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो ये अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। मैंने आपको क्या बताया कि अल्फ़ाबेट के सभी नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। और आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि भावेल जो होता है वो अल्फ़ाबेट में 5 होता है। पहला भावेल तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि भावेल होता है A, E, I, O, U, यही भावेल होता है। तो हमारा ये सीरीज देखिए, ए के बाद ई है, ए के बाद ई है बिल्कुल, ई के बाद आई है, ई के बाद आई है, तो आई के बाद क्या होगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई है, तो ई के बाद अब ई से शुरू, यहाँ से शुरू हुआ है, तो ई के बाद आई हो गया, आई के बाद ओ हो गया, तो ओ के बाद क्या होता है, यू होता है, बिल्कुल सही है। फिर अब आई से शुरू करेंगे तो आई के बाद ओ होता है, ओ के बाद यू होता है, यू के बाद क्या आएगा, फिर से वापस ए आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लुप्त पद ज्ञात करें। कि ये लुप्त पद है, तो ये नंबर सीरीज वाले रीजनिंग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नंबर देखना है कि नंबर संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो वहाँ पर स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ नंबर हम देख रहे हैं कि 119 से ये 109 हो गया, फिर 89 हो गया, फिर 59 हो गया। तो ये 119 से 9 होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये 10 पहले में 10 माइनस हुआ होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखने पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ 20 माइनस हुआ है, फिर यहाँ पर 30 माइनस हुआ, इसका मतलब कि नेक्स्ट हमारा 40 माइनस होगा। तो हम 59 में से 40 माइनस करेंगे तो ये 9 और 1 यानी 19 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, घड़ी में समय 10:25 होने पर घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला बृहद कोण कितना डिग्री होगा। तो यहाँ आपको घंटे और मिनट के बीच एंगल निकालना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m, ये फार्मूला होता है। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, 30h - 11/2m। h का मतलब घंटा, m का मतलब मिनट होता है, ठीक है। तो ये 30 का 30 रहेगा, इंटू h की जगह यहाँ पर 10 हो जाएगा, -11/2 इंटू मिनट यहाँ पर आपको 25 दिया हुआ है, तो 30 में 10 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, माइनस अब ये 25 में 11 से गुना करेंगे तो ये 275 यानी 275 बटा में 2 हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड दे दें तो 1
2 तिहाई 6, 2 सते 14.5 आ जाएगा। यानी हमें 300 में से 137.5 घटाना है। ठीक है, 300 माइनस 137.5 हमें इसे घटाना है। तो इसके बीच में हम दशमलव दे देते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 162.5 आएगा। कितना आया? 162.5, क्योंकि 10 में से 5 घटाएं तो 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, यानी 162.5, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो जब आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पूछ रहा है बृहद कोण, तो बृहद कोण निकालना हो तो आपको 360 में से माइनस करना होगा 162.5। तो ये 5 का 5 हो गया, 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 2 में से 1, यानी 197.5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 12 घंटे वाली घड़ी में 9:30 पूर्वाह्न में मिनट की सुई और घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोणों में से बड़ा कोण कितना डिग्री का होगा। तो सेम वही फार्मूला आपको याद करना होगा, 30h माइनस 11/2m। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये 30 का 30 हो गया, इंटू एच की जगह 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 घंटा माइनस 11/2, 30 मिनट है और 30 सेकेंड को और मतलब जोड़ देंगे, 30 सेकेंड का मतलब हाफ मिनट हो गया, हाफ मिनट यानी 30.5 मिनट, 30.5 मिनट का मतलब होता है 61/2। ठीक है, तो ये 30 में 9 से गुना करेंगे तो ये 270 हो जाएगा, माइनस ये 11 में 61 से गुना करेंगे, ये 6, 7, 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 270 माइनस 671 डिवाइड बाई 4 है। तो हम अगर इसको डिवाइड कर दें तो 16 चौके 64 हो जाएगा, जिसमें से 3 निकलेगा, 3 का मतलब 31 हुआ, तो 4 सते 28, यानी 3, 4 सते 28 और 4 पचे 20। अब हमें 270.0 में से हम 167.75 घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो हमें कितना आएगा, तो ये 25 हो जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, 2 में से 1, यानी 102.25। ये हमारा छोटा कोण आ गया, क्योंकि हमें निकालना बृहद कोण। बृहद कोण निकालने के लिए हमें 360 में से घटाना पड़ता है, तो 102.25। अब ये 25 घट जाएगा तो सीधे 75 आ जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 का 5 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 257.75, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। तो सबसे कम अंक प्राप्त किसने किया? तो यहाँ पर जो ज़्यादा अंक लाएगा उसको ऊपर रखेंगे। तो प्रीति ने राहुल से अधिक, यानी P4 प्रीति राहुल से अधिक अंक प्राप्त किया। यमुना ने दिव्या के बराबर, यानी यमुना जो है वो दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किया। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया, यानी मंजू ऊपर रहेगा, लोकिता नीचे रहेगा। उसके बाद राहुल ने यमुना से अधिक, यानी राहुल जो है वो यमुना से अधिक प्राप्त किया है। ठीक है,
मंजू ने दिव्या से, यानी मंजू यहाँ हो जाएगा, मंजू ने दिव्या से कम आम प्राप्त किया और लोकिता तो सबसे नीचे हो गया। तो पूछ रहा है कि सबसे कम, तो सबसे कम तो लोकिता ही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। जैसे ये 47 है, ये 15 है, तो 15 में हम कितना से गुना करेंगे कि 47 आएगा? तो हम 15 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 45 होगा। लेकिन हमें लाना 47, तो इसमें 2 और जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 47। उसी प्रकार से 19 में 3 गुना कर देंगे तो 19 तिहाई 57 हो गया, और लास्ट में हमें 2 और ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 59, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यदि प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ भागा है, गुना का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ प्लस है, तो ये हमारा 18 का 18 हो गया। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ डिवाइड है और गुना का अर्थ माइनस है और डिवाइड का अर्थ प्लस है। तो ये 18 का 18 4 से भाग देंगे तो ये 8 बार में, माइनस ये 8 प्लस 3, 18 में 8 से गुना करेंगे तो ये 144, माइनस और 8 में से 3 घटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसको घटा देते हैं, 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा, और ये 143 यानी 139, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कूट भाषा में वर्ण को इतना कूटबद्ध के रूप में लिखा जाता है, तो ऊंड को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आपको BURN वर्ण का कोड क्या लिखा हुआ है? YFIM, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि अपोजिट वर्ड तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको अल्फ़ाबेट के सभी नंबर और अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए। तो B का अपोजिट Y होता है, U का अपोजिट F होता है, R का अपोजिट I होता है, N का अपोजिट M होता है, यानी यहाँ पर सभी अपोजिट लेटर लिखा हुआ है। तो हमारा ये WOUND है। अब इसका अपोजिट लेटर क्या होता है? तो W का होता है D, O का होता है L, U का होता है F, N का होता है M और D का होता है W। DLF MW, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको 3 कॉन्सेप्ट बता दिया है। ये जो होता है ये सभी के लिए होता है, कुछ कुछ के लिए हमारा इस प्रकार से बनता है, कोई नहीं के लिए बिल्कुल सभी अलग हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो पहला कथन क्या है? सभी गैसें पानी है। तो सभी वाला हमारा फिगर इस प्रकार से बनता है। तो ये G से गैस हो जाएगा, P से पानी हो जाएगा। सभी पत्थर गैसें हैं, सभी पत्थर, सॉरी कुछ पत्थर गैसें हैं। कुछ पत्थर क्या है? गैस है। तो ये पत्थर हमारा, कुछ पत्थर गैस है, ठीक है। कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। ये हमारा पानी है। आगे बोला है कि कुछ पत्थर गैस है, तो ये कुछ वाला इस प्रकार से बनता है, तो ये P से पत्थर हो गया। उसके बाद है सभी पत्थर द्रव है। तो ये सभी पत्थर को हम द्रव कर देते हैं। तो सभी वाला हमारा फिगर कैसे बनता है आप लोगों को तो मैं बता चुका हूँ। तो ये सभी वाला इस प्रकार से बनेगा, पत्थर को ले लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष क्या है? कुछ पानी पत्थर है। कुछ पानी है जो पत्थर है, क्योंकि पानी ये है, पत्थर ये है, तो पहला हमारा सही है। उसके बाद है कुछ गैस है जो द्रव है, तो ये गैस वाला है और ये द्रव वाला है, तो ये भी सही है। उसके बाद कोई पत्थर पानी नहीं है। कोई पत्थर
ये पत्थर है, ये पानी है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो केवल 1 और 2 बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? पर्वत है, शहर है, कागज है। तीनों का संबंध बिल्कुल अलग है। जब अलग अलग होता है तो उसका डायग्राम इस प्रकार से बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो ये नंबर सीरीज वाले है। जैसे ये 0 है, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 27 है, 27 के बाद 16 है, 16 के बाद 125 है, 125 के बाद 36 है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि इसमें स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। ठीक है, स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। तो पहला 0 का स्क्वायर किया है, उसके बाद 1 का क्यूब हुआ, फिर 2 का स्क्वायर हुआ तो 3 का क्यूब हुआ, 4 का स्क्वायर है तो नेक्स्ट 5 का क्यूब है, 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।